Greetings everyone, I am Sammanita, स्टूडेंट ऑफ एमएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। देखते हैं कि इसमें हम आगे क्या क्या कंटेंट है जो डिस्कस करेंगे। पहले है एनसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम एनईपी देखेंगे, उसके बाद में हम एनसीएफएससी के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न्स दिए गए हैं इनके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के, और क्या केस स्टडी दी गई है, और एनुअल रिपोर्ट 2022-23 के बारे में देखेंगे कि जो एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और एनईपी 2020 का जो इम्पैक्ट है उसको देखेंगे। अब हम देखते हैं कि एनसीएफ क्या होता है। तो जो एनसीएफ का फुल फॉर्म है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एनसीएफ। तो जो एनसीएफ है वो एक डॉक्यूमेंट है जो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसके अंतर्गत टीचर्स और स्कूल जो है एक्सपीरियंसेस को प्लान करते हैं कि जो कि उन्हें लगता है कि एक बच्चे के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनसीएफ। तो जो एनसीएफ जो डॉक्यूमेंट है वो जो पब्लिश किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। एनसीईआरटी के जो चेयरमैन थे, जिससे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2005, जो एनसीएफ 2005 है हमारा, जब वो आया था तो उस समय जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर यशपाल थे, और जो उस टाइम में एनसीईआरटी के चेयरमैन थे वो हमारे प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। यहाँ पर जो एनसीएफ 2005 आया था उसके लिए जो कमेटी बनी थी, उसमें अगर हम देखें उस कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स थे, जो टोटल मेंबर्स थे वो 38 थे, जहाँ पर जो हमारे 35 मेंबर्स थे और उसमें 3 जो मेंबर्स थे वो हमारे एनसीईआरटी के थे। यहाँ पर जो है जो एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किए गए हैं वो अभी तक 2005 तक अगर हम देखें तो वो 4 एनसीएफ डॉक्यूमेंट पब्लिश किए गए हैं, जो कि पहला है 1975 का, फिर सेकंड जो पब्लिश हुआ था वो 1988 में हुआ था, फिर उसके बाद में 2000 में, एंड देन जो फोर्थ वाला था वो हमारा 2005 में हुआ था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। जो नंबर 1 है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो बच्चे की नॉलेज है वो स्कूल तक ही सीमित ना रह करके जो उसकी लाइफ है स्कूल के बाहर उससे भी कनेक्ट करे। सेकेंड है इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोड मैथड्स। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो लर्निंग है वो उसको जो है रोड मैथड से शिफ्ट करें, कि वो सिर्फ रटने तक ही सीमित ना रहे। नंबर 3 है एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रादर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। यहाँ पर ही कहा गया है कि जो करिकुलम है वो जो है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड करे, ना कि सिर्फ वो टेक्स्ट बुक तक ही सीमित रहे। नंबर 4 है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। तो यहाँ पर बात की गई कि जो एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबल हो। अब हम देखेंगे कि जो एनसीएफ 2005 था उसके पहले जो और एनसीएफ डॉक्यूमेंट्स एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश किए गए थे वो 2005 वाले एनसीएफ से किस तरह से अलग है। तो जो एनसीएफ 1975 है, यहाँ पर बात की गई कि जो स्कूल एजुकेशन है वो 10+2 पैटर्न पर होना चाहिए। ये एनसीएफ 1975 की रिकमेंडेशन थी, जिसमें कि जो 10 ईयर जो है वो जनरल एजुकेशन होनी चाहिए, और साइंस एज अ कोर सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 10th तक, जिसमें कि जो साइंस है वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, जो साइंस है वो एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना चाहिए। फिर आता है हमारा एनसीएफ 1988। जो एनसीएफ 1988 की रिकमेंडेशंस थी वो हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी उस पर ही आधारित थी। अब हम एनसीएफ 2000 की बात करेंगे कि यहाँ पर बात की गई है कि ईवीएस को एज इंटीग्रेटेड करिकुलम की तरह पढ़ाना चाहिए, मतलब कि जैसे कि जो साइंस और सोशल साइंस है उसको अलग ना पढ़ा करके ईवीएस एक सब्जेक्ट रखा जाए, जिसमें कि साइंस और सोशल साइंस साथ ही साथ एनवायरनमेंट को पढ़ाया जाए।
फिर हम बात करते हैं NCF 2005 की। NCF 2005 इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। जो NCF 2005 है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर आधारित है। और जो सेकंड है, यहाँ पर ये बात की गई ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। जो NCF 2005 है, यहाँ पर स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। अब हम यहाँ पर NEP 2020 के बारे में बात करेंगे। NEP का जो फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आगे हम देखते हैं कि NEP की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। NEP 2020 जो है वो 21st सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। इस पॉलिसी का जो उद्देश्य है एजुकेशन स्ट्रक्चर को उसके जो सभी एस्पेक्ट हैं उनको रिवीजन करके उनको रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई है कि जो न्यू सिस्टम है उसको क्रिएट करने के लिए हमें SDG 4 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें जो हमारा गोल नंबर 4 है जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है उसको साथ में लेकर के हम चलेंगे, while including upon India's tradition and value system। फिर हम आगे देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें जो हमारा गोल नंबर 4 है वो क्या है। द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन द गोल 4 ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, जो हमारा SDG 4 है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा है वो 2015 से लेकर जो इसका एजेंडा है 2030 तक है। तो यहाँ पर विच इज़ अडॉप्टेड बाय इंडिया इन 2015 सीक्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल बाय 2030। तो जो हमारा गोल नंबर 4 है यहाँ पर जो बात की गई है कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, कि सभी के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट करनी है जो कि हमें 2030 तक पूरी करनी है। फिर हम देखते हैं कि इट लेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि यहाँ पर जो ईच इंडिविजुअल है उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी है हमें। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एजुकेशन मस्ट डेवलप नॉट ओनली कॉग्निटिव बोथ द फाउंडेशनल कैपेसिटीज़ ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटीज़। मतलब यहाँ पर जो है वो जो इस प्रिंसिपल पर आधारित है NEP 2020 कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है बच्चे का, जो कि सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए बच्चे के अंदर। उसके साथ साथ हमें सोशल, एथिकल एंड इमोशनल कैपेसिटीज़ भी डेवलप करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो NEP 2020 है हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ NEP 2020। तो जो पहली बात है कि NEP 2020 emphasizes स्किल डेवलपमेंट, इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद 21st सेंचुरी स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिजिटल लिटरेसी। तो हम यहाँ कह सकते हैं जैसे कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है कि बच्चे के अंदर उसमें हमारे एक आता है कि स्किल डेवलपमेंट, जो हमारा चाइल्ड है उसके अंदर हमें स्किल डेवलप भी करनी है और साथ ही साथ जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं एज क्रिटिकल थिंकिंग, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी उसकी अच्छी होनी चाहिए और उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो होना चाहिए कि उसके सामने कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको सॉल्व कर सके। और साथ ही साथ में डिजिटल लिटरेसी भी होनी चाहिए कि उसको जो कंप्यूटर का ज्ञान है वो भी होना चाहिए साथ साथ में। फिर यहाँ पर बात की गई है कि दिस इन्हेंसेस देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रिपेयर्स देम फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, कि जो जैसे कि हम अगर बच्चे की स्किल को डेवलप कर रहे हैं तो वो बच्चे के अंदर जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इन्हेंस करेगा और उसको जो है फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करेगा, उसको फ्यूचर के लिए तैयार करेगा। थर्ड है द पॉलिसी एम्स टू मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव, इक्विटेबल
इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक। जो NEP 2020 है, इसका एम क्या है कि जो हमारी एजुकेशन है वो मोर इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब हमें सभी को साथ में एक छत के नीचे पढ़ाना है, मतलब कि हमें सभी को साथ में लेकर के चलना है और सभी को शिक्षा देनी है। फिर वो चाहे हमारा जो है फिज़िकली चैलेंज बच्चा हो, जो कि CWSN है, या फिर विमेन एजुकेशन की बात कर लें, हम सभी को हमें साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और वो जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हमें प्रोवाइड करनी है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो NEP 2020 है हमारा, वो कैसे फॉर्म किया गया, उसकी फॉर्मुलेशन क्या है। तो जो हमारा डिस्कशन था NEP 2020 का, वो हमारा जनवरी 2015 में स्टार्ट हुआ। फिर जो है 2017 में, जून 2017 में न्यू कमेटी बनाई गई। द कमेटी वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जो कि हमारे इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर थे। एंड जो रिपोर्ट हमारी सबमिट हुई वो हुई 31 मई 2019 को, और इसको 29 जुलाई 2020 को अप्रूव कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, वो किस तरह से जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उससे अलग है। तो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैज़ फोकस्ड ऑन इश्यूज़ ऑफ एक्सेस एंड इक्विटी। जो हमारी प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं वो एक्सेस और इक्विटी पर फोकस करती हैं। दिस अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 मॉडिफाइड इन 1992। तो जो 1986 का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का, वो जो है 1992 में उसको फिर से मॉडिफाई किया गया। उसमें जो 1986 में थी, वो जो भी कमियां थी वो 1992 में उसे मॉडिफाई की गई, जिसको हम प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं। फिर है अ मेजर डेवलपमेंट सिंस द लास्ट पॉलिसी ऑफ 1986-92 हैज़ बीन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। फिर इसी के आधार पर मतलब जो आगे 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया, कि जो हमारा बच्चा है हमें उसे 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, which laid down a legal underpinnings for achieving universal elementary education. अब हम देखते हैं कि NEP 2020 के प्रिंसिपल्स क्या हैं। जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि हमें ऐसे नागरिकों का विकास करना है जो सभी कार्यों को करने में सक्षम हो, तर्कसंगत हो, तथा उनमें सहानुभूति हो, करुणा हो, और साथ ही साथ साहस हो। वे ऐसे हों जो जिनके अंदर वैज्ञानिक स्वभाव हो और रचनात्मक कल्पना हो, जैसे कि उनके अंदर क्रिएटिव इमेजिनेशन हो। सेकंड है जो दूसरा उद्देश्य है इसका, वो ये है कि हमें समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण के लिए ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो उसमें संलग्न हो तथा उसके लिए योगदान दे। फिर हम स्कूल एजुकेशन की अगर बात करें NEP 2020 में कि यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन दी गई है, यहाँ पर न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर की बात की गई है। जैसे कि पहले जो हमारा अभी तक जो था वो 10+2 रहा है, जिसके लिए जो अगर 10th तक की बात करें तो यहाँ पर बच्चे की एज 6 से 16 वर्ष तक रही है, और जो आगे +2 की बात की जो कि हमारे 11th और 12th है, ये यहाँ पर जो बच्चे की एज होती है वो हमारी 16 से लेके 18 तक होती है। तो उसको जो है रिप्लेस करके हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा 5+3+3+4 करने की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारा पहले की शुरुआत के 3 साल हैं कि जो एज है वो 3 साल ली गई है। यहाँ पर आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल की बात की गई है कि बाल वाटिका होगा। फिर ये जो उम्र है ये 3 से लेके 6 वर्ष तक की होनी चाहिए बच्चे की। फिर आगे जो हम बात करेंगे आंगनवाड़ी करने के बाद बच्चा आएगा क्लास 1st और 2nd में। यहाँ पर 2 साल बच्चा पढ़ेगा जिसमें बच्चे की एज होगी 6 से लेके 8 तक।
कि वो उसकी उम्र 6 से लेके 8 साल तक होगी। फिर आगे हम देखते हैं कि 5+3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लास 3 to 5 की बात की गई है, जिसमें बच्चे की उम्र होगी 8 से 11 वर्ष तक। फिर अगर हम 5+3+3 नेक्स्ट की बात करें तो हमारा जो आता है मिडिल स्टेज, यहाँ पर क्लास 6 to 8 तक बच्चा पढ़ेगा। यहाँ पर बच्चे की जो एज होगी वो होगी 11 से 14 वर्ष तक। फिर हम आ जाते हैं +4 में, जो कि सेकेंडरी स्टेज होता है। यहाँ पर जो बच्चा है उसकी उम्र 14 से 18 वर्ष तक होगी, और यहाँ पर बच्चा क्लास 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई करेगा। तो जैसा कि हम 5+3+3+4 की बात कर रहे हैं, तो जो 5 साल है वो हम उस स्टेज का नाम जो दिया गया है वो फाउंडेशनल स्टेज है। +3 जो हमारा है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, और फिर जो +3 आता है वो हमारा मिडिल है, एंड देन जो 4 ईयर्स आता है वो हमारा सेकेंडरी स्टेज है। फिर अब हम यहाँ पर नर्सरी एजुकेशन की अगर बात करें तो 3 इयर्स की जो बाल वाटिका की बात की गई है कि 3 इयर्स ऑफ प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका दैट इज़ बिफोर क्लास 1, कि क्लास 1 से पहले हमें 3 साल का रखना है, जो कि बाल वाटिका होगा या फिर प्रिपरेटरी क्लासेस होंगी। फिर जो सेकेंड है, यहाँ पर ये बात की गई है नर्सरी एजुकेशन को लेकर के कि हमें बच्चे को प्ले बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और जो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, विच इज़ इंडोर एंड आउटडोर प्ले। और हम बच्चे को पजल्स के द्वारा, ड्राइंग, पेंटिंग, विजुअल आर्ट, क्राफ्ट और ड्रामा के द्वारा हम बच्चे को पढ़ाएंगे। फिर अगर हम थर्ड की बात करें कि नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू एज 8 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT, जो NCPFECCE है, इसको जो है क्लास जो एज 8 तक है इसको NCERT द्वारा डेवलप करने की बात की गई है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर जो लैंग्वेज टीचिंग है उसकी बात करेंगे, कि जो हमारा पहले है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड। हम जो 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारा चलता हुआ आ रहा है, हम उसी को कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं 2020 में। फिर जो सेकेंड है हमारा, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट, की किसी भी स्टेट पर कोई भी लैंग्वेज है उसको इम्पोज नहीं किया जाएगा। 3 लैंग्वेज लर्न बाय द चिल्ड्रेन विल बी द चॉइसेस ऑफ स्टेट्स, रीजन एंड द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। जो 3 लैंग्वेज सीखने की बात की गई है वो यहाँ पर ये कहा गया है कि वो स्टेट, रीजन की चॉइस होगी, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट खुद सेलेक्ट करेगा कि वो कौन सी लैंग्वेज रखना चाहता है, कौन सी लैंग्वेज को लर्न करना चाहता है। फिर जो हमारी थर्ड है, यहाँ पर ISL की बात की गई, विच इज़ इंडियन साइन लैंग्वेज, दैट इज़ स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पर पूरी कंट्री में जो ISL है उसको स्टैंडर्डाइज करने की बात की गई है। लोकल साइन लैंग्वेज विल बी रिस्पेक्टेड एंड टॉट एज वेल, कि यहाँ पर जो बच्चा है हमारा जो हियरिंग इम्पेयर्ड होता है चाइल्ड, वो शुरुआत में ही इंडियन साइन लैंग्वेज नहीं सीख लेता है, कि अगर उसको शुरुआत के एज में अगर अपने घर वालों से बात करनी होती है, अपने माँ बाप से बात करनी होती है, तो वो अपनी खुद की जो साइन लैंग्वेज है वो उसको डेवलप कर लेता है। तो यहाँ पर ये बात की कि अगर बच्चा शुरुआत के दिनों में आता है कि मान लीजिए 3 इयर्स का है वो, और उसने बाल वाटिका में अपना एडमिशन लिया है और उसे अपनी लोकल साइन लैंग्वेज आती है जो कि उसने खुद ही डेवलप करी है, तो हम उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे, हम उसी के साथ में बच्चे को सिखाएंगे। फिर जो हमारी फोर्थ है वो ये बात की गई कि नेशनल एंड स्टेट करिकुलम मटीरियल डेवलप्ड फॉर स्टूडेंट विद HI, कि जो हमारा स्टूडेंट विद HI है, विच इज़ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, तो यहाँ पर बात की गई कि उसका जो लर्निंग मटेरियल है, जो करिकुलम मटेरियल है, उसको जो डेवलप करेगा वो नेशनल और स्टेट करिकुलम दोनों की ही जिम्मेदारी है। फिर आगे ये बोला गया है कि द टीचिंग ऑफ ऑल लैंग्वेजेस विल बी इन्हांस्ड थ्रू इनोवेटिव एंड एक्सपीरियंशियल मेथड, मतलब कि जो टीचिंग की बात की गई कि जो हमें लैंग्वेज को पढ़ाना है उसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चे को, कि उसको हम इनोवेटिव और एक्सपीरियंशियल मेथड के इस्तेमाल करके पढ़ा सकते हैं, कि हमें थोड़ा इनोवेटिव वे में उसको पढ़ाना है। जैसे कि हम बात कर लें कि थिएटर हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, पोइट्री, म्यूज़िक, फिल्म्स हो गई, इसकी सहायता से
से बच्चा सीखता है इनोवेटिव वे में, और वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में सीखता है। फिर अगर हम बात कर लें संस्कृत की, तो संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन एज एन इम्पॉर्टेंट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग एज एन ऑप्शन इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। कि जो संस्कृत है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला में एक ऑप्शन की तरह होगा, और ये स्कूल के सभी लेवल पे ऑफ़र किया जाएगा, और साथ ही साथ में हायर एजुकेशन में भी ऑफ़र होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि असेसमेंट को लेकर के क्या बोला गया है NEP 2020 में, कि यहाँ पर जो परख है तो नेशनल असेसमेंट सेंटर जो स्टैंडर्ड बॉडी है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। तो यहाँ पर परख का जो फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या रिकमेंडेशन दी गई है NEP 2020 के द्वारा। तो यहाँ पर जो क्लॉज 14 है विच इज़ इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, कि यहाँ पर हायर एजुकेशन में इक्विटी और जो है इंक्लूजन की बात की गई है। इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन SEDGs। तो जी यहाँ पर है कि हमें जो है सभी स्टूडेंट्स को इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जो कि हमें जो SEDGs ग्रुप है उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना है। तो जो 10.8 है यहाँ पर बोला गया है कि इंक्रीजिंग GER इन हायर एजुकेशन टू 50% बाय 2035। तो यहाँ पर जो क्लॉज 10.8 है यहाँ पर बोला गया है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो हमें 2035 तक हमें 50% तक इंक्रीज़ करना है। फिर नेक्स्ट है कि 10.10 में जो बात की गई एक्सपेंशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विच इज़ ODL टू इंक्रीज GER, कि हमें जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए हमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करना है, उसका एक्सपेंशन हमें करना है। फिर यहाँ पर बात की गई है 11.9 में जो क्लॉज हमारा है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्ज़िट। यहाँ पर जो ME है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्ज़िट की बात की गई है, जो कि हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी हेल्प करेगा। कि अगर आपकी मान लीजिए कि बीच में ही किसी कारणवश आपकी पढ़ाई रुक जाती है, छूट जाती है, तो आप आगे चल कर के आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से आपकी पढ़ाई रुक गई थी। मान लीजिए कि अगर 4 साल का कोर्स हो गया है बैचलर्स का, तो आपने पहले 2 साल पढ़ाई की, फिर आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, तो आप आगे वो 2 साल को छोड़ करके आप आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो हमारा जैसे कि आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर कि हमने जो है 1 साल अपना कंप्लीट कर लिया है, तो हमें क्या होगा कि हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इसी तरह अगर हमने मान लीजिए 2 साल अपनी स्टडी में कंप्लीट कर लिया अपने उस कोर्स में, तो हमें डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगर हमने 3 साल अपना पूरा कर लिया है तो हमें बैचलर्स डिग्री दे दी जाएगी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर्स हमें जो है 4th ईयर विल बी फॉर रिसर्च पर्पज़, जो कि हमारा जो 4था साल है वो हमारे रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। फिर यहीं पर आगे जो बात की गई 11.9 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ABC विच इज़ अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसकी बात की गई। फिर आगे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो इसमें बताया गया कि MPhil को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे HECI, जिसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर HECI को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। तो HECI को जो है इस्टेब्लिश करने का आखिर उसका विज़न क्या है,
कि हम क्यों आखिर उसको इस्टेब्लिश करने की बात करें। तो उसका मेन पर्पज़ ये है कि जो बाकी के रेगुलेटर्स हैं उनके नंबर्स जो हैं उनको डिक्रीज़ कर देंगे कि जैसे कि मान लीजिए कई रेगुलेटर्स बनाए हुए हैं तो उतने ना होकर के कोई एक होगा। फिर यहाँ पर रिड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने की बात की गई। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन की स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो। प्रोवाइड इंस्टीट्यूशंस मोर ऑटोनॉमी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ऑटोनॉमी बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 वर्टिकल्स आते हैं विच इज़ NAC, NHERC, थर्ड इज़ HEGC एंड फोर्थ इज़ GEC। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आखिर इनकी फुल फॉर्म क्या है। जो HECI है यहाँ पर जो NHERC है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई वो इसलिए कि ये जो है हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। फिर जो सेकंड है नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल NAC, जो कि एग्रीडेशन काउंसिल अभी जैसे एग्रीडेशन NBA और NAC करता है तो उनको हटा करके NAC को इस्टेब्लिश किया जाए। फिर जो हमारा थर्ड है HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। तो जैसे कि अभी हमारा ग्रांट्स वगैरह UGC देखता है तो हम उसको हटाकर HEGC को इस्टेब्लिश करने की बात इसमें कही जा रही है। फिर जो GEC है जिसका फुल फॉर्म है जनरल एजुकेशन काउंसिल, तो यहाँ पर एजुकेशन को ये मैनेज करेगा। फिर हम देखें कि NEP 2020 की क्या रिकमेंडेशन है टीचर एजुकेशन को लेकर के। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मिनिमम डिग्री क्वालिफ़िकेशन है टीचर एजुकेशन के लिए 2030 से वो 4 साल की जो ITEP है विच इज़ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मानी जाएगी आपको अब टीचर बनने के लिए 2030 से, जिसमें आपका 4 साल का BEd प्रोग्राम होगा अगर आप 12th करके आते हैं, और अगर आप 3 ईयर का ग्रेजुएशन करके आते हैं तो वो आपके लिए 2 साल का BEd होगा। और 4 ईयर ग्रेजुएशन और PG अगर आपने किया है तो वो 1 ईयर का BEd होगा, और जो BEd का एडमिशन होगा वो NTA के थ्रू कराया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि NEP 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के क्या बात की गई है। द एजुकेशन सिस्टम मस्ट एम टू बेनिफिट इंडियाज चिल्ड्रन सो दैट नो चाइल्ड लूजेज अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एक्सेल बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेज ऑफ बर्थ और बैकग्राउंड। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, किसी भी तरह का हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। और जैसे कि अगर मान लीजिए कि वो कहीं ऐसे बर्थ हुआ है उनका या बैकग्राउंड के बेसिस पे उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो और वो अपनी एजुकेशन में एक्सेल करें। फिर यहाँ पर जेंडर इंक्लूज़न फ़ंड की बात की गई कि जेंडर इंक्लूज़न फ़ंड प्रोवाइड किया जाएगा to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students। तो यहाँ पर सभी गर्ल्स के लिए और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जेंडर इंक्लूज़न फ़ंड प्रोवाइड किया जाएगा। फिर यही हम आगे इंक्लूसिव एजुकेशन में ही कंटिन्यू करेंगे कि CWD विल बी इनेबल्ड टू फुली पार्टिसिपेट इन द रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं उनको भी फुली पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे हम रेगुलर स्कूल में, सभी बच्चों के साथ उन्हें पढ़ने का मौका मिले, जो कि उन्हें फाउंडेशनल स्टेज से लेकर के हायर एजुकेशन तक प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि CWSN और दिव्यांग टू बी प्रोवाइडेड द सेम अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिटी एजुकेशन एज एनी अदर चाइल्ड।
फिर यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारे CWSN है, या फिर हम उनको दिव्यांग कह सकते हैं, कि उनको हम जैसे सभी बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही उन्हें भी हम अवसर प्रदान करें सभी बच्चों की तरह। फिर यहाँ पर होम बेस्ड एजुकेशन की बात की गई है। होम बेस्ड एजुकेशन विल कंटिन्यू टू बी अ चॉइस अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर एंड प्रोफाउंड डिसेबिलिटीज़। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, अगर उन्हें सीवियर या प्रोफाउंड डिसेबिलिटी है तो उन्हें स्कूल तक पहुँचने में प्रॉब्लम होती है, और तो उनके लिए ये व्यवस्था की जाए कि वो घर पर ही एजुकेशन ले सकें। दे मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वल टू एनी अदर चाइल्ड इन द जनरल सिस्टम। ये बोला गया है कि उन्हें भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे कि हम जनरल सिस्टम में सभी बच्चों को ट्रीट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो हमारे एजुकेशन के जो हमारे मेन कंपोनेंट हैं वो है स्टूडेंट और टीचर। इन्हीं के बीच में हमारी एजुकेशन होती है, और थर्ड एक आता है करिकुलम। लेकिन जो हमारा NEP का जो मेन इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट और टीचर पे क्या पड़ता है, हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स। तो जो हमारा NEP 2020 है, ये स्टूडेंट की जो है स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा एम्फसाइज करता है, स्किल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए बोलता है। और 21st सेंचुरी की जो एबिलिटीज़ हैं, कि हमें जो हमारा प्यूपिल है, हमें उसे फ्यूचर के लिए तैयार करना है। उसके अंदर जो 21st सेंचुरी की एबिलिटीज़ हैं उन्हें डेवलप करना है। फिर हम यहाँ पर एक इम्पैक्ट और पड़ता है कि हमें उसे फ्यूचर के लिए ऐसे तैयार करना है कि उसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल लिटरेसी, ओवरऑल डेवलपमेंट हमें बच्चे का करना है। और इनकरेज पीपल्स टू परस्यू बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक गोल्स। पीपल को एकेडमिक और नॉन एकेडमिक गोल दोनों को ही परस्यू करने के लिए इनकरेज करने की बात NEP में हो रही है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो NEP 2020 का इम्पैक्ट टीचर्स पे किस तरह पड़ रहा है। जो हमारा टीचर है उसे पढ़ाने के लिए सिर्फ क्लास तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा कि वो सिर्फ लेक्चर दे कर के चला जा रहा है। उसे अपनी स्किल को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसे भी सीखना पड़ेगा कि ई कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे लर्न एडवांस टीचिंग स्किल्स एंड ग्रैस्प करंट टीचिंग ट्रेंड्स। तो जो हमारा टीचर उसे जो एडवांस टीचिंग स्किल्स हैं उसे सीखना होगा। और फिर फोकस ऑन स्किल बेस्ड रादर देन कॉन्सेप्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये है कि टीचर को कॉन्सेप्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन के बजाय अब स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शंस जो है उस पर फोकस करना पड़ेगा। और फोकस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बाय प्रेजेंटिंग रियल लाइफ सिनेरियोज। तो जो टीचर है हमारा, वो बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसे लाइफ से कनेक्ट करके एग्जाम्पल्स देने होंगे। जो रियल लाइफ सिनेरियोज़ हैं उनको प्रेजेंट करना होगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसे बताने होंगे बच्चे को। एम्फेसिस ऑन रिसर्च इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। और उन्हें अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में रिसर्च पे एम्फेसिस करना होगा। अब हम यहाँ पर NCFSE के बारे में डिस्कस करेंगे। NCFSE जो कि है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये 2023 में आया था। NCF has divided the school curriculum into 4 stages as per the recommendation of NEP 2020। NEP 2020 की रिकमेंडेशन के आधार पर ही NCF ने जो स्कूल करिकुलम है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जो कि पहला जो स्टेज है वो है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें बोला गया है जो बच्चे की एज है वो 3 से 8 साल की होगी। और जो पेडागॉजी होगी वो प्ले बेस्ड होगी, प्ले बेस्ड लर्निंग होगी उसकी। हम उसे खेल के माध्यम से सिखाएंगे। जो असेसमेंट होगा उसका वो क्वालिटेटिव असेसमेंट होगा। फिर है ग्रेड 1 एंड 2। वर्कशीट्स कैन बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ग्रेड 1 और 2 है वहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन का सोर्स हमारा जो है वो वर्कशीट्स होंगी। फिर हम आ जाते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में। यहाँ पर जो बच्चे की एज है वो 8 से 11 साल के बीच में होगी। यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस को पढ़ाने की बात की गई है, साथ ही साथ में मैथमेटिक्स, आर्ट एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन, इन सभी को पढ़ाने की बात की गई है।
फिर यहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड डेवलप अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन इंडिपेंडेंट रीडिंग। यहाँ पर बच्चे के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी को डेवलप करने की बात की गई है और उसके अंदर जो है इंडिपेंडेंट रीडिंग को डेवलप करने की बात की गई है। एक्टिविटी एंड डिस्कवरी बेस्ड पेडागोजी की बात की गई कि हम बच्चे को एक्टिविटी और डिस्कवरी बेस्ड पेडागोजी कराएंगे। साथ ही में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मल रिटेन असेसमेंट की बात की गई है कि जो बच्चे का असेसमेंट है वो शॉर्ट होना चाहिए और रिटेन असेसमेंट होना चाहिए, मोर रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट। साथ ही साथ में अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं उसका, तो उसके साथ साथ में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी लेकर के चलेंगे। फिर आ जाते हैं हम मिडिल स्टेज की बात करते हैं। यहाँ पर जो बच्चे की एज है वो 11 से 14 साल के बीच होनी चाहिए। स्टूडेंट्स नीड्स टू लर्न 3 लैंग्वेजेस। जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है 3 लैंग्वेज लर्न करने की बात की गई है कि उन्हें 3 लैंग्वेज सीखनी है। फिर हम यहाँ पर मैथमेटिक्स, आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, साइंस एजुकेशन एंड सोशल साइंस एजुकेशन को पढ़ाने की बात की गई। इन सभी सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे मिडिल स्टेज में। फिर यहाँ पर बोला गया कि असेसमेंट कैन बी मोर फॉर्मल। जो मिडिल स्टेज में असेसमेंट की बात की गई है वो फॉर्मल होगा। फिर हम आ जाते हैं कि सेकेंडरी स्टेज कैसा होगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट की एज है, हमारे बच्चे की एज है, वो 14 से 18 साल के बीच होगी। इसको हम 2 फेज़ में डिवाइड करते हैं। जो पहला फ़ेज़ है फ़ेज़ 1, ग्रेड 9 एंड 10। जो हमारा फ़ेज़ 1 है वो हमारा ग्रेड 9 और 10 होगा। इसमें कंटिन्यू टू इंगेज विद ऑल द करिकुलर एरियाज़। इन एडिशन स्टूडेंट्स वुड स्टडी एनवायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ पर बोला गया है कि बच्चे को सारे करिकुलर एरियाज़ जो है कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ में हम बच्चे को जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसकी भी स्टडी करने के लिए बोलेंगे। फिर हमारा जो फ़ेज़ 2 है ग्रेड 11 एंड 12, यहाँ पर चॉइस बेस्ड कोर्सेज आर टू बी ऑफर्ड टू इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस फॉर स्टूडेंट्स एंड टू रिमूव हार्ड सेपरेशन बिटवीन डिसिप्लिन्स एंड एकेडमिक एरियाज़। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हार्ड सेपरेशन होता था, जैसे कि जब बच्चा 11th में आ जाता था तो वो अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करता था अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि उसे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। तो यहाँ पर वो हार्ड सेपरेशन ना हो करके उसकी चॉइस के आधार पर ही वो चुन सकता है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है। फिर यहाँ पर बात की गई टेक्स्ट बुक्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। जो यहाँ पर बच्चा जो इन्फॉर्मेशन लेगा, जो पढ़ाई करेगा, वो टेक्स्ट बुक यहाँ पर जो है मेन रोल प्ले करती है। Students need to choose 4 subjects with an optional 5th subject from at least 2 of the following 3 groups। तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स दिए गए हैं। जो है ग्रुप 2 है आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। ग्रुप 3 है सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़। ग्रुप 4 है साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि स्टूडेंट्स नीड टू चूज़ 4 सब्जेक्ट्स, कि स्टूडेंट्स को 4 सब्जेक्ट चूज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर विद एन ऑप्शनल 5th सब्जेक्ट। जो है 5th सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शनल होगा फ्रॉम एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। यहाँ पर जो 3 ग्रुप्स हैं इनमें से वो कोई भी 5th सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज़ कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, जिनके बेसिस पे हम आगे जो हमारा एनसीएफ है और एनईपी है इनमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं इनको हम कंपेयर करेंगे। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है, फिज़िकल एनवायरनमेंट हो गया, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, 3rd हो गया चिल्ड्रंस राइट, 4th है टेक्स्ट एंड बुक्स एंड 5th है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 6th है टीचर एजुकेशन। हम ये देखेंगे कि जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट जैसे कि है, तो इसमें एनईपी में इसको लेकर के क्या बात कही गई है, एनसीएफ में क्या बात कही गई है, एनसीएफएससी में क्या बात कही गई है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न्स दिए गए हैं एनसीएफ और एनईपी में इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के।
तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखेंगे कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट को लेकर के क्या बात कही गई है। तो NCF 2005 की क्लॉज 4.1 में बोला गया है कि एडवोकेट नेचुरल लाइट होनी चाहिए और लर्निंग थ्रू द फिज़िकल स्पेस, कि बच्चा जो क्लासरूम है हमारा और स्कूल है वहाँ का जो फिज़िकल स्पेस है उसके थ्रू बच्चा सीखे। प्लेग्राउंड होना चाहिए आउटडोर लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए, और जो क्लासरूम का साइज़ है वहाँ पर 1:30 का रेशियो होना चाहिए कि 30 बच्चे पर एक टीचर। फिर NEP 2020 की अगर हम बात करें तो इसकी क्लॉज 6.11 में जो बोला गया है कि बैरियर फ्री एक्सेस फॉर ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ विल बी इनेबल्ड एज़ पर द RPWD एक्ट। RPWD एक्ट में जो भी प्रोविज़न्स दिए गए हैं बैरियर फ्री एक्सेस को लेकर के कि जो हमारे CWD हैं उनको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए, उसको RPWD को ध्यान में रखते हुए हम उनको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दें। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा NCFSE है उसमें क्या बोला गया है। तो NCFSE के क्लॉज 2.1.4 में बोला गया है कि रैम्प्स की व्यवस्था हो स्कूल्स में व्हीलचेयर के एक्सेस के लिए, और लिफ्ट्स हों स्कूल्स में। फिर बोला गया है कि जो रैम्प्स हैं और स्टेयर्स हैं उन पे हैंड रेल्स लगे हों, जिससे कि जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं वो हैंड रेल्स को पकड़ के आसानी से चढ़ सकते हैं। फिर बोला गया है कि टैक्टाइल पेवर्स लगे हों। तो अगर हम टैक्टाइल पेवर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि आप कहीं जाएंगे तो जो फ्लोर है वहाँ पे टाइल्स लगे होते हैं, उनमें ऐसे उभरा हुआ सा ऐसे सर्कल बना होता है या किसी भी शेप में होता है, तो उन्हीं को हम टैक्टाइल पेवर्स बोलते हैं। वो जो हमारे ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर वो किसी भी टॉयलेट के बाहर लगा हुआ है, क्लासरूम के बाहर लगा हुआ है, तो उन्हें ये पता चलता है कि हाँ अब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो ये बोला गया है कि जो हमारे टॉयलेट्स हैं, क्लासरूम्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर यूनिट्स हैं, उसके पास में जो है टैक्टाइल पेवर्स लगे हों। फिर यहाँ पर बात की गई कि साइनेज लगे हों विद टेक्स्ट एंड पिक्टोग्राम एंड इन ब्रेल इफ़ पॉसिबल। तो ये बोला गया है कि साइनेज की व्यवस्था हो, जैसे कि हमारे जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए जो साइनेज है वो ब्रेल में लिखा हो, और जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए जो साइनेज बना हो वो टेक्स्ट में, उसके साथ साथ में पिक्टोग्राम हो। इससे उन्हें हेल्प मिलती है कि वो उन्हें कहाँ जाना है, वो कहाँ पहुँच चुके हैं, इस बारे में उन्हें हेल्प मिलती है और वो इंडिपेंडेंटली मूव कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 4.2 में क्या बोला गया है। बैरियर फ्री एक्सेस इनसाइड द स्कूल फॉर ऑल, कि सभी के लिए बैरियर फ्री एक्सेस हो स्कूल के अंदर। टॉयलेट्स फॉर ऑल इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि जो हमारे PWD हैं उनके लिए भी टॉयलेट्स की व्यवस्था ठीक हो, उनके अनुसार हो, उनकी नीड के अकॉर्डिंग हो, और सेपरेट टॉयलेट्स बने हों बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा क्लॉज 4.3 है इसमें बात की गई है कि फ़िज़िकल एक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स और बैरियर फ्री स्ट्रक्चर होना चाहिए एज़ पर द RPWD एक्ट। फिर बात की गई कि बच्चे के जो शुरुआती स्टेज होता है, प्रिपरेटरी स्टेज होता है, फाउंडेशनल स्टेज होता है, वहाँ पर जो हमारे PWD हैं उनके लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन की व्यवस्था हो, कि जिससे कि जो हमारे CWD हैं उनमें डेवलपमेंटल डिलेज़ ना हो। आगे हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन। यहाँ पर देखें कि NCF 2005 में क्या बात की गई है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन को लेकर के। NCF 2005 क्लॉज 4.3 इनेबलिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ एम्पावरिंग द वीक एंड द मार्जिनलाइज्ड। यहाँ पर ये बोला कि जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है वो भी जो है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको एम्पावरिंग करने का एक तरीका है।
फिर यहाँ पर बोला गया है NEP 2020 में क्लॉज 6.2 में एजुकेशन फॉर SEDGs दैट हैव बीन हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेड इन एजुकेशन, कि जो SEDGs ग्रुप है हमें उन्हें भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फिर 6.10 में बोला गया है इंश्योरिंग द इंक्लूजन एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन ECCE, कि यहाँ पर बोला गया है कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें भी इक्वल पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन जो है वो प्रोवाइड किया जाए। फिर आगे बोला गया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ विल बी इनेबल टू फुली पार्टिसिपेट इन द रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज टू हायर एजुकेशन। यहाँ पर ये बोला गया कि जो CWD हैं उन्हें जो है फाउंडेशनल स्टेज से लेकर के हायर एजुकेशन तक की उन्हें फुली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा रेगुलर स्कूल्स में। फिर आगे थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं कि चिल्ड्रंस राइट को लेकर के क्या बात की गई है। यहाँ पर जो NCF 2005 है, यहाँ पर हम देखेंगे क्लॉज 4.3.1 में बोला गया है इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अबाउट एम्ब्रेसिंग ऑल, कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एम्ब्रेसिंग ऑल के बारे में है। फिर जो सेकंड पॉइंट है नो सिलेक्शन प्रोसीजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर डिनाइंग एडमिशन टू लर्नर विद डिसेबिलिटीज़, कि यहाँ पर ये बोला गया है जो लर्नर विद डिसेबिलिटीज़ हैं जैसे कि जो CWD हैं उनके जो एडमिशन का प्रोसेस है हमें उन्हें एडमिट करने के लिए, हमें उन्हें एडमिशन देने के लिए डिनाई नहीं करना है, कि उसमें नो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। फिर जो नेक्स्ट बात की गई राइट टू पार्टिसिपेशन की, जो CWD हैं उनका पूरा राइट है पार्टिसिपेट करने का एजुकेशन में। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की गई है। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा रिमूव फिज़िकल सोशल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स, कि हम बोला गया है कि यहाँ पर फिज़िकल और सोशल जो बैरियर्स हैं साथ ही साथ में जो एटीट्यूडनल बैरियर्स है, जैसे कि हमने फ़िज़िकल बैरियर रिमूव करने के लिए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करी, उसी तरह हम एटीट्यूडनल बैरियर है जो कि हम एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, कि जैसे सोसाइटी का जो एटीट्यूड है CWD के थ्रू CWD की तरफ, और जो हमारी टीचर्स का है या उनके जो साथ में बच्चे पढ़ते हैं जो उनके पीयर्स हैं उनका जो एटीट्यूड है उनके टूवर्ड्स, हमें उसे सही करना होगा, हमें वो बैरियर जो है हमें उन्हें रिमूव करना होगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट लेते हैं टेक्स्ट एंड बुक्स को लेकर के क्या बात की गई है NCF 2005 में। फॉर द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीज बर्ड्स एंड द नेचुरल हैबिटेट, यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है जो EVS है उसको पढ़ाने के लिए हमें बच्चे को जो जैसे ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, नेचुरल हैबिटेट है, इनका ऑब्जर्वेशन हमें कराना चाहिए बच्चे को। फिर NEP 2020 में बोला गया है क्लॉज 6.11 में टेक्स्ट बुक्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट सच एज लार्ज प्रिंट एंड ब्रेल विल बी मेड अवेलेबल टू हेल्प CWD। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारे CWD हैं उनको हेल्प करने के लिए हमें एक्सेसिबल फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि लार्ज प्रिंट में हो या फिर ब्रेल में हो। जैसे हमारे जो लो विज़न बच्चे होते हैं उनके लिए हमें टेक्स्ट बुक लार्ज प्रिंट में जो उनके लेटर्स हैं जो दिए गए हैं वो हमारे लार्ज होने चाहिए, और जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल में टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी में NCFSE में जो बात की गई क्लॉज 4.3 में बिगर फॉन्ट्स ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल, जो हमारा प्रिंटेड मटेरियल है उसके जो है बिगर फॉन्ट्स होने चाहिए। फिर बात की गई कि शेयरिंग प्रिंट आउट्स ऑफ समराइज नोट्स, की जो टीचर क्लास में समराइज़ कर रहा है या जो भी पढ़ा रहा है उसके जो प्रिंट आउट प्रोवाइड करने चाहिए, उन प्रिंट आउट शेयर करनी चाहिए बच्चों के साथ में। यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पर ये बोला गया है कि बच्चों के साथ जो पढ़ाते समय उन्हें जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट टू स्पीच, कि जैसे कि आजकल ऐप्स भी आ रहे हैं कि हमने बोला टेक्स्ट प्रोवाइड किया तो टेक्स्ट प्रोवाइड किया उसमें स्पीच में वो आ रहा है।
फिर इसी तरह हो गया रीड अलाउड हो गया, जैसे कि कोई PDF दिया हुआ है तो वो रीड अलाउड कर रहा है, वो ऐप ऐसा है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो क्लॉज 6.3.2 में है, यहाँ पर डिजिटल बुक्स एंड लाइब्रेरीज़ की बात की गई है इन वेरियस लैंग्वेजेस की। जो हमें जो है डिजिटल कंटेंट पे वर्क करना है, डिजिटल बुक्स प्रोवाइड करनी, डिजिटल लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करनी है जो कि वेरियस लैंग्वेजेस में हो, जैसे कि इंग्लिश हो, हिंदी हो एंड अदर लैंग्वेजेस हैं। आगे हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बोला गया है। NCF 2005 में 4.6.3 में बोला गया है कि ET फैसिलिटीज़ नीड टू बी यूज्ड ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल, की जो स्कूल के सभी लेवल्स पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। और फिर बोला गया है कि दिस कुड इंक्लूड समथिंग एज सिंपल एज द ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ एन इंटरव्यू विद अ विलेज एल्डर, कि मान लीजिए किसी विलेज के कोई एल्डर हैं, उनका भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। फिर है 4.6.7 में बोला गया है कि कंप्यूटर्स, रेडियो एंड TV बेस्ड इंस्ट्रक्शंस इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स, कि स्कूल्स में जो है कंप्यूटर और रेडियो या फिर TV के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें बच्चों को। फिर NCFT 2009 के 1.7 में बोला गया है ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्लूडिंग ICT इन स्कूल एजुकेशन, कि स्कूल एजुकेशन में ICT की डिमांड बढ़ती जा रही है। NEP 2020 में 24.1 में बोला गया है जो एग्जिस्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर ऑन गोइंग ICT बेस्ड एजुकेशन इनिशिएटिव्स हैं, वो प्रोवाइड किए जाएँ क्वालिटी एजुकेशन के लिए। 24.4 में बोला गया ओनली टीचिंग प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स अप्रोप्रिएट एग्जिस्टिंग E-लर्निंग प्लेटफॉर्म सच एज स्वयं एंड दीक्षा, कि जो हमारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स और टूल्स हैं जैसे कि स्वयं और दीक्षा, वो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग E-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका यूज़ हो। फिर बोला गया है कि वर्चुअल लैब्स सो दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी प्रैक्टिकल एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जो स्टूडेंट्स हैं उनको वर्चुअल लैब्स प्रोवाइड की जाएँ और इक्वल एक्सेस और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो है वर्चुअल लैब्स का यूज़ हो। फिर NCFSE में 6.2.3 में बोला गया ICT कैन हेल्प टीचर्स प्रोवाइड ग्रेट इंडिविजुअल अटेंशन, जो ICT है वो टीचर जब ICT का यूज़ करता है किसी भी क्लासरूम में, तो इससे क्या है जो स्टूडेंट है उसकी कोई स्पेसिफिक नीड है तो उसकी वो भी पूरी होती है और इंडिविजुअल अटेंशन भी मिलता है, इससे बच्चे भी इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हैं। तो टीचर को ICT का यूज़ करना चाहिए, उनको ICT बेस्ड इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए क्लासरूम में। फिर बोला गया टेक्नोलॉजी कैन ब्रिज गैप्स एंड इनेबल इंडिपेंडेंट लर्निंग, जो बच्चे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंडिपेंडेंटली लर्न कर सकते हैं, और जो गैप्स हैं जो टेक्नोलॉजी है ये ब्रिज का काम करता है। और जो हमारे डाइवर्स लर्नर्स हैं, PWDs हैं, इनको भी लर्न करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, तो उसमें क्या है कि हमने वीडियो चला दिया और उसमें कैप्शनिंग आ रही है, तो उससे भी उसको मदद मिलती है, वो उससे भी पढ़ सकता है। और जैसे कि वीडियो चल रहा है तो उसको ज़्यादा समझ में आता है, या फिर ISL भी उसमें इंक्लूड अगर कर दिया गया उस वीडियो में तो उसको हेल्प मिलती है। यहीं पर अगर हम देखें कि हमारे अगर विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं, तो अगर हमने उनके सामने ऑडियो वीडियो चला रखा है, कोई भी वीडियो प्ले हो रहा है उसमें ऑडियो है, तो उससे उनको हेल्प मिलती है। या फिर मान लीजिए वीडियो है उसमें राइमिंग्स भी हैं, तो उससे भी उनको हेल्प मिलेगी, वो राइम्स के थ्रू पढ़ सकते हैं।
फिर है कि मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ करें हम पढ़ने के लिए, जो हमारे लर्नर्स हैं, जैसे कि अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर अगर हमारे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं जिनको भी उनकी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग उनको मोबाइल एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं कि हम उन्हें उसके द्वारा पढ़ा सकते हैं, जिससे कि उनके लिए लर्निंग आसान हो जाती है। यहाँ पर हम रेडियो का यूज़ कर सकते हैं, उसमें ऑडियो है, ऑडियो बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, और टेलीविज़न का भी यूज़ कर सकते हैं। और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हम जैसे कि सबटाइटल हो गया और आईएसएल का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि असेसमेंट को लेकर के क्या बात की गई है। एनसीएफ 2005 में चैप्टर 3 में बोला गया है कि जो ईसीसी एंड क्लास 1 एंड 2 है, इसमें क्वालिटेटिव जजमेंट्स देने चाहिए, क्वालिटेटिव असेसमेंट होना चाहिए। क्लास 3 to 8 में हमारा जो है हम ओरल एंड रिटन टेस्ट लें बच्चे का, और उसके साथ साथ में ऑब्ज़र्व भी करें उसको, ग्रेड्स एंड मार्क्स उसको दें। फिर क्लास 9 to 12 में बोला गया है कि टेस्ट एग्ज़ाम्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर द नॉलेज बेस्ड एरियाज़, कि जो हमारे नॉलेज बेस्ड एरियाज़ हैं उनके लिए टेस्ट और एग्ज़ाम्स लें, और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी उनको दें, और जो हमारे अदर एरियाज़ हैं उनको ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू एसेस करें। फिर हम देखते हैं कि एनसीएफएससी में जो बोला गया है, इसमें 4.3 में बोला गया है मेकिंग क्वेश्चन पेपर विद लार्ज फॉन्ट प्रिंट, की जो क्वेश्चन पेपर है हम उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको हम बड़ा करें, जिससे कि बच्चों को, जो हमारे लो विज़न बच्चे हैं, वो आसानी से उसको पढ़ सकें। अलाउइंग एक्सटेंडेड टाइम फॉर कंप्लीशन, कि उनको पेपर कंप्लीशन के लिए हम एक्सटेंडेड टाइम दें, कि जैसे हमारे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको हम एग्ज़ामिनेशन के टाइम में एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करते हैं। फिर है कि हम राइटर और स्क्राइब ऑर्गेनाइज़ करें, जो हमारे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको हम राइटर प्रोवाइड करें, या फिर जैसे जो हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको हम रीडिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करें। फिर बोला गया है कि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए हम उनको अलाउ करें कि उसमें वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकें, और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री रूम ऑर्गेनाइज़ करें उनके लिए एग्ज़ामिनेशन के दौरान, और अलाउइंग कैलकुलेटर और टैबलेट, उनको कैलकुलेटर या टैबलेट भी अलाउ कर सकते हैं हम, और एग्ज़ामिनेशन के टाइम में उनको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स हम दें। अब हम देखते हैं कि जो हमारा टीचर एजुकेशन है इसको लेकर के क्या बात की गई है। जो NCFT 2009 है, इसके क्लॉज 1.7 में बोला गया है, टू इनेबल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PWD एक्ट 1995 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल नीड टू रीफ्रेम देयर प्रोग्राम। तो ये बोला गया है जो हमारा PWD एक्ट 1995 है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने प्रोग्राम को रीफ्रेम करने की ज़रूरत है। फिर जो हमारा NEP 2020 है, उसकी क्लॉज 6.14 में बोला गया है कि द अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, यहाँ पर चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ को पढ़ाने के लिए इंटीग्रल पार्ट प्ले करेगा। फिर क्लॉज 15.3 में बोला गया है बाई 2030 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। यहाँ पर ITEP की बात की गई कि जो 2030 से जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी टीचर बनने के लिए वो 4 साल की होगी। फिर जो हमारा क्लॉज 15.4 है, यहाँ पर बोला गया है BEd प्रोग्राम्स इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स सच एज साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स, म्यूज़िक, हिस्ट्री, लिटरेचर। ये बोला गया जो हमारे BEd प्रोग्राम सब चलाए जाएंगे वो जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके चलाए जाएंगे, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, कि जैसे कि हमारे जो ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम है, जैसे कि हमारा BA इन हिस्ट्री हो गया मान लीजिए, तो उसके साथ साथ में BEd कोलैबोरेट करेगा।
अब हम देखेंगे एक रिसर्च है डॉक्टर प्रियंका की, एनालाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ एजुकेशन लैंडस्केप। तो हमने उनकी रिसर्च से एक केस स्टडी ली है। ऐसे तो NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम लगेगा, और कई इंडियन स्टेट्स और एरियाज़ ऐसे हैं, दे आर ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड दे आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, पर फिर भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि एग्ज़ाम्पल है, जो अदर स्टेट मॉडल के रूप में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर है एक गुजरात स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। Gujarat has made skill development a top priority by coordinating its educational system with the NEP's objective of developing a curriculum that is more vocationally focused। तो यहाँ पर जो गुजरात स्टेट है उसने स्किल डेवलपमेंट को टॉप प्रायोरिटी के रूप में NEP के तो यहाँ पर गुजरात ने स्किल डेवलपमेंट को टॉप प्रायोरिटी बनाने के लिए जो एजुकेशनल सिस्टम से कोऑर्डिनेट किया है, जो कि NEP का ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ करिकुलम दैट इज़ मोर वोकेशनली फोकस्ड। द स्टेट हैज़ प्रिपेयर्ड किड्स फॉर अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग स्किल डेवलपमेंट क्लासेस एट द स्कूल लेवल। जो है गुजरात ने स्कूल लेवल पर स्किल डेवलपमेंट क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिससे कि बच्चे को वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो है को चूज़ करने में उन्हें हेल्प मिले। तो इसको अदर स्टेट्स भी एज अ मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की हेल्प से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो कि 2022 और 2023 की है, उसकी सहायता से हम ये देखेंगे कि NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर चुकी है या फिर कर रही है। तो पहला हम स्कूल एजुकेशन को लेकर के अगर बात करें तो समग्र शिक्षा, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, समग्र शिक्षा ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसमें जो है प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, ये प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है ये स्कूल एजुकेशन सेक्टर के प्री स्कूल से क्लास 12 तक की एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंडेड फ्रॉम 2021, 2022, 2025, 2026। तो इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया है कि ये 21-22 से लेकर के 25-26 तक चलेगा। द स्कीम बीइंग एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, ये जो स्कीम है ये स्कूल एजुकेशन के लिए इंटीग्रेटेड स्कीम है। Also aims to ensure that all children have access to quality education with an equitable and inclusive classroom environment। तो इस स्कीम का जो एम है वो ये है कि ये सभी बच्चों के लिए एक्सेस और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे और इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, विच शुड टेक केयर ऑफ़ देयर डाइवर्स बैकग्राउंड, जो कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनका ध्यान रख करके ये स्कीम चलाई जा रही है। मल्टीलिंगुअल नीड्स एंड डिफरेंट एकेडमिक एबिलिटीज़, देयरबाय मेकिंग देम अचीव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। फिर हम आगे देखते हैं कि न्यू इंटरवेंशंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020। NEP 2020 की रिकमेंडेशन पे और कौन कौन से इंटरवेंशंस चलाए गए हैं। 500 पर चाइल्ड पर एनम फॉर TLM के लिए प्रत्येक बच्चे पर एक साल में 500 रुपये दिए जा रहे हैं। स्पेसिफिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अंडर निष्ठा बाई NCERT टू ट्रेन प्राइमरी टीचर्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी देने के लिए प्राइमरी टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है अंडर निष्ठा बाय NCERT के द्वारा है ये।
ऑल कस्तूरबा गांधी विकास विद्यालय टू बी अपग्रेडेड टू क्लास 12। तो जैसा कि NEP की रिकमेंडेशन है कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं उनको अपग्रेड किया जाए क्लास 12 तक, तो उसके लिए इंटरवेंशन चलाई जा रही है। एनुअल आइडेंटिफिकेशन कैंपस फॉर CWSN एट ब्लॉक लेवल ₹10,000 पर कैंप। तो यहाँ पर ये बोला गया है जो हमारे CWSN हैं उनको ब्लॉक लेवल पर 10,000 रुपये पर कैंप प्रोवाइड किए जाएं, जो कि CWSN की आइडेंटिफिकेशन कैंप के लिए यूज़ होंगे। ये कैंप जो है हर साल में एक बार लगाने की बात की गई है। फिर जो नेक्स्ट है इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12। तो यहाँ पर प्री प्राइमरी और क्लास 12 तक के जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं उनको जो इन सर्विस हैं जो कि सर्विस के दौरान उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए इंटरवेंशन की जा रही है। अब हम देख लेते हैं AISHE की रिपोर्ट, जो हमारा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, उसकी रिपोर्ट हम देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं हम आगे देखते हैं कि ये डेटा प्रेजेंट किया गया है ग्राफ के द्वारा। ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पर हम देखें कि जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की बात की जा रही है तो उसके लिए अभी तक क्या काम हुआ है। तो जैसा कि हम इसमें ग्राफ में देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर 2016 और 17 की अगर बात करें तो यहाँ पर 864 यूनिवर्सिटीज़ थी, जो कि हम देखेंगे 2017-18 में 903 हो गई, फिर 2018-19 में 993 हैं, फिर 2019 और 20 में अगर देखें तो 1043 है, जो कि 2020 से 21 में 1013 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस की बात कर लें तो 2016 और 17 में यहाँ पर 40,026 हैं, जो कि धीरे धीरे इंक्रीज़ होकर के अगर हम 2020 और 21 की बात करें तो यहाँ पर 43,796 कॉलेजेस हो गए हैं। अब हम अगर बात करें कि एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन में क्या एनरोलमेंट रहा है, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो एनरोलमेंट बिटवीन द ईयर 2016 एंड 17 एंड 2020 टू 21 इन करोर्स में ये डेटा दिया गया है। तो अगर हम बात कर लें 2016 और 17 में तो जो एनरोलमेंट था वो 3.57 करोड़ था, जो कि 17-18 की अगर बात करें तो 3.66 करोड़ था। फिर ये बढ़ करके 2020 और 21 में अगर हम देखें तो ये 4.14 करोड़ हो गया है। तो देखा जाए तो हमारा एनरोलमेंट भी बढ़ा है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीजेस ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021 और 22 की हम यहाँ पर बात करें। अभी हमने उससे पहले की बात की है कि जो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है 2021 और 22 में, ये हमारा 4.33 करोड़ हो गया है। और अगर हम फीमेल एनरोलमेंट की बात करें हायर एजुकेशन में तो वो बढ़ करके हमारा 2.07 करोड़ हो गया है। अब हम यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करेंगे, वो हमारा बढ़ करके 28.4 है, और फीमेल अगर GER की बात करें तो वो बढ़ करके 28.5 हो गया है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ अगर यूनिवर्सिटीज़ हो गई इनकी अगर हम बात करें तो अभी जैसे कि हमने पहले देखा 1013 थी, तो ये अगर अब हम बात करें 21 और 22 की तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब बढ़ करके 1168 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो कॉलेजेस हैं वो हमारे 45,473 हैं। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे वो हमारे 12,002 हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ़ फैकल्टी हैं जो टीचर्स हैं हमारे वो हमारे हो गए हैं 15.98 लाख।
ये फिगर्स में मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हमारी 1168 हैं। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हमारे 45,473 हैं। फिर यहाँ पर स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो 12,002 हैं। और फिर अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करें तो वो 4.33 करोड़ है। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ़ टीचर्स हमारे हो गए हैं 15.98 लैक्स। फिर हम यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारा GER है वो 28.4 है। और जो हमारा प्यूपिल टीचर रेशियो है वो 26 हो गया है। अब अगर हम यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन को लेकर के बात करें कि NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिजिटल एजुकेशन के जो इनिशिएटिव्स हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा पहले से स्वयं चल रहा था, स्वयं प्रभा, जो कि 2017 से चल रहा है, उसके अंडर ही आता है हमारा PM ई-विद्या। PM e-Vidya are primarily meant for quality education for all, which is the prime objective of the National Education Policy 2020. PM e-Vidya initiative is unfolded through its 6 components. जब हम PM e-Vidya की जब हम वेबसाइट खोलते हैं, ओपन करेंगे, तो जो यहाँ पर 6 कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक जो हमारा कंपोनेंट है वो है दिव्यांग इंश्योरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ पर जो ई कंटेंट प्रोवाइड किया गया फॉर दिव्यांग, यहाँ उनके लिए CWSN के लिए ई कंटेंट प्रोवाइड किया गया कि ये जो हमारे CWSN है वो यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि NEP 2020 की रिकमेंडेशन जो टीचर एजुकेशन को लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर क्या क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं। जो हमारा एक है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग स्कीम। ये हमारी स्कीम पंडित मदन मोहन मालवीय, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, which was launched in December 2014. The tenure of Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers Teaching Scheme ended on 31st of March 2021. जो ये स्कीम चलाई गई थी दिसंबर 2014 में लॉन्च हुई थी, और इसका जो टेन्योर था ये 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रहा था। तो फर्दर इसको क्या किया गया कि इसको हमने और आगे के लिए कंटिन्यू करने के लिए बोल दिया कि इस स्कीम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे 5 साल के लिए, जो कि इसका टाइम पीरियड जो होगा 2021 से 22 में ये स्टार्ट होकर के 25 से 26 तक की ये चलेगी।